हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्स रूल। और मैं प्रोफेसर ललिता आनंद आपके लिए आज फिर से नए तथ्यों के साथ, नए उदाहरणों के साथ और नए समीकरण के साथ उपलब्ध हूँ। जी हाँ, समीकरण का कहने का अर्थ है कि जो हमने कल सूत्र पढ़ा था IQ का, बुद्धि लब्धि का, MA/CA और इंटू 100, तो वो एक तरह से समीकरण ही है। क्यों? क्योंकि उसको हम हल करेंगे तो जिसके अंतर्गत हम इसका आकलन कर सकते हैं। अब देखिए कि कल हमने बुद्धि के मापन में पढ़ा था, दो विधियां पढ़ी थी। एक पढ़ी थी मात्रात्मक और एक गुणात्मक। गुणात्मक में था कि किसी भी वस्तु का मापन करना हो तो उसके गुण के आधार पर किया जाए, अच्छा बुरा, लंबा चौड़ा छोटा जो भी है। उसके बाद दूसरा आता है मात्रात्मक, जिसमें दो भाग की थे, खंडित और निरंतर। खंडित में जो प्रत्येक एक अंक अपना खुद का खंड बनाता हो, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसका उपविभाजन नहीं हो सकता। जैसे विद्यार्थियों की संख्या तो 1 2 3 4 ही होगी, 1.5 2 नहीं होगा। परिवार में सदस्यों की संख्या इस प्रकार से। दूसरा जो था हमारा निरंतर था, कंटिन्यूअस था, जिसमें हम उन संख्याओं का उपविभाजन भी कर सकते हैं। जैसे समय का विभाजन कर सकते हैं, 2:03, 2:08, 2:07। और जो मापन होता है, जो स्केल होता है, इंच को भी हम उपविभाजित कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने दो कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि बुद्धि लब्धि का जो सर्वप्रथम प्रत्यय दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, वो तो स्टर्न ने दिया था। और बुद्धि का मापन बुद्धि लब्धि के द्वारा ही किया जाता है। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि जो बुद्धि लब्धि है, इसका फॉर्मूला था मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। अगर शॉर्ट रूप में हम देखें, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन 100, ये सूत्र बन गया। ये किसी भी बुद्धि के मापन के लिए सर्वोपयुक्त फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इसमें कुछ विशेष बातें मुझे आपको बतानी है जो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले देखिए कि वास्तविक आयु का आप आकलन कर सकते हैं कि आपकी जो आयु है 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 21, ठीक है। अब ये जो मानसिक आयु है, ये हमें कैसे पता चलेगी कि इस व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी है? जी हाँ, ये जो मानसिक आयु है ये हमें पता नहीं चलेगी। मानसिक आयु बताने का कार्य जो है, जिसने ये परीक्षण बनाया है, जी हाँ, जिसने परीक्षण बनाया है उसका काम है मानसिक आयु बताना। कभी भी आपसे किसी भी कंपटीशन के दौरान अगर किसी की बुद्धि लब्धि पता करने के लिए बताया जाए तो उसमें वास्तविक आयु बताई जाएगी और मानसिक आयु साथ में दी जाएगी, जिससे आप इसको हल कर सकते हैं। या फिर वास्तविक आयु बता दी जाएगी और मानसिक आयु के लिए एक टेबल दी जाएगी क्वेश्चन के नीचे। उस क्वेश्चन को देख करके आपको मानसिक आयु निकालनी है। अब इसको हल करने के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 18 है, वास्तविक आयु 16 है। यानी एक बच्चा 16 साल का है लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो 18 साल के बराबर है, यानी कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है। और इसको गुणा करेंगे हम 100 से। इसको हल कैसे करेंगे आप? इसको हल करने का एक सर्वोत्तम उपाय बताती हूँ मैं आपको कि ये गांठ बांध लीजिए आप। कभी भी इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए इसको ना छेड़ें, 100 को हाथ मत लगाइए। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, भगवान के लिए इस 100 को हाथ मत लगाइए। क्यों?
क्योंकि इस 100 को सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जो बुद्धि लब्धि निकलेगी, जो व्यक्ति की बुद्धि का मापन हो रहा है, वो बिंदुओं में ना आए, यानी उसका उपविभाजन ना हो, वो खंडित रूप में आए, यानी पूर्ण संख्या के रूप में आए। इस पूर्ण संख्या की प्राप्ति के लिए हम इसको 100 से गुणा करते हैं। अगर आप इसको पहले ही 100 के साथ काट देते हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। इससे कभी भी जो बुद्धि लब्धि निकलेगी वो पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगी, ये निकलेगी बिंदुओं में। तो कभी भी कोई भी बुद्धि लब्धि बिंदुओं में प्राप्त नहीं होती। अगर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है तो 100, 90, 80, 110, 120 इन पूर्ण संख्याओं में विभाजित होगी, लेकिन बिंदुओं में प्राप्त नहीं होगी। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप पहले इससे भाग दीजिए, 1 पॉइंट आ गया, फिर 2, फिर बिंदु आ गया। इस प्रकार से जो संख्या आएगी, अब इसको 2 के बाद 0 लगाने के लिए 1 पॉइंट मान लीजिए 20 आया। मान लीजिए, मैंने हल नहीं किया, मान लीजिए इतना आया है। तो अब आप क्या करेंगे, 100 की वजह से आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा 120, क्योंकि 2 के बाद बिंदी लग जाएगी। तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए ही इसमें 100 से गुणा किया जाता है। तो कभी भी जब आप मानसिक आयु वास्तविक आयु को विभाजित करते हैं या बुद्धि लब्धि निकालते हैं किसी व्यक्ति की, तो कभी भी पहले 100 को मत काटिए, 100 को ऐसे ही रहने दीजिए और ऊपर नीचे की संख्या को विभाजित कर लीजिए। जो सूत्र आता है, जो संख्या आती है विभाजित करने के बाद, उसको 100 से गुणा कर दीजिए, आपको बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाएगी। कभी भी बुद्धि लब्धि बिंदुओं में नहीं आती, बुद्धि लब्धि आएगी 90, 100, 110, 120, 150, 180 इस प्रकार आएगी। कभी भी बुद्धि लब्धि ऐसे नहीं आएगी 9.0, 10.1, 11.20 इस प्रकार से बुद्धि लब्धि नहीं आती है। ये पूर्ण संख्या में विभाजित होती है, यानी ये एक खंडित प्रकार है। याद है गाइस, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि खंडित क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसमें उप विभाजन नहीं हो सकता। और खंडित जो प्रकार था वो मात्रात्मक का था। तो बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि मात्रात्मक में खंडित प्रकार की होती है। बुद्धि लब्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती, क्योंकि इस विशेषता के आधार पर हम इसको नहीं जान सकते, मात्रा के आधार पर जान सकते हैं। मात्रात्मक हो सकती है और मात्रात्मक एक खंडित होती है, निरंतर होती है। तो इसका उत्तर आएगा खंडित। जो परीक्षण देने वाला है या बनाने वाला है वो निर्धारित करेगा कि मानसिक आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कि जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माध्यम की दृष्टि से वर्गीकरण, यानी किन माध्यमों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है या उसके माध्यम कौन से हैं जिसके द्वारा हम व्यक्ति की बुद्धि का मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है शाब्दिक परीक्षण, जिसको हम बोलेंगे वर्बल टेस्ट। देखिए गाइस, शाब्दिक परीक्षण वो टेस्ट होता है, वो परीक्षण होता है जिसमें किसी भी भाषा का उपयोग करके हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। चाहे हम हिंदी का उपयोग करें, चाहे अंग्रेजी का उपयोग करें, चाहे उर्दू का करें, संस्कृत का करें, पंजाबी करें, कोई भी स्टेट की भाषा हो, वहाँ की स्थानीय भाषा के द्वारा भी हम परीक्षण कर सकते हैं, जिसके द्वारा लिखा जाना या बोला जाना किसी भी प्रकार से संभव हो सकता है। देखिए, जब बुद्धि के मापन के लिए पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो किसी भी भाषा में हो उसे शाब्दिक कहेंगे। देखिए, ये जो प्रकार का परीक्षण है ये केवल शिक्षित लोगों पे ही किया जा सकता है। देखिए, इसे केवल शिक्षितों पर ही अपनाया या उपयोग जा
सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, जो किसी भाषा की जानकारी रखता हो, उसी पर हम शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, किसी भी भाषा का ज्ञान उसको ना हो, तो हम उस पर शाब्दिक परीक्षण नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा अशाब्दिक परीक्षण। जब बुद्धि मापन के लिए आकृतियों का उपयोग हो, उसे अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। आकृतियों का उपयोग, जैसे आप देखते हैं कंपटीशन में आता है, एक डब्बा बना दिया, एक और डब्बा बना दिया, एक और डब्बा बना दिया और बना दिया। ठीक है, अशाब्दिक यानी इसमें कोई भाषा का उपयोग नहीं होता और हम संकेतों के द्वारा इस परीक्षण को करते हैं। पहले में गोल यहां है, तो दूसरे में गोल कहाँ आएगा, यहां कर दिया हमने, तीसरे में यहां आएगा और चौथे में यहां कर दिया। अब हम बोलेंगे कि इसमें गोला कहाँ आएगा। तो व्यक्ति में बुद्धि अगर है तो वो देख रहा है कि ये जो गोल जाने का क्रम है वो इस प्रकार है। अगले में यहां आ गया, तो तीसरे में कहाँ आना चाहिए, यहां आना चाहिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये। और चौथे में कहाँ आना चाहिए, यहां आना चाहिए। तो ये जो क्रम है ये उसको समझना होगा, उसी के द्वारा वो उत्तर दे सकते। इसका अशाब्दिक नाम इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। और ये जो परीक्षण है, हम अशिक्षित पर भी इस परीक्षण को शिक्षित और अशिक्षित दोनों पर कर सकते हैं। दोनों पर किया जा सकता है। देखिए कि ये जो परीक्षण है इसे अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है क्योंकि इसमें उसको भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। और दूसरा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको कर सकता है क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बाद उसका आईक्यू टेस्ट हम इसके दौरान ले सकते हैं। देखिएगा ये जो अशाब्दिक परीक्षण है इसको किसी वैज्ञानिक ने निष्पादन परीक्षण भी कहा है। इसको क्या कहा है, इसको निष्पादन परीक्षण भी कहा गया है। लेकिन ये जो निष्पादन परीक्षण इसको बोला गया है ये पूरी तरह से गलत है। निष्पादन परीक्षण क्या है, इसका दूसरा नाम निष्पादन परीक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि निष्पादन परीक्षण का अर्थ है किसी भी वस्तु को अपने हाथ से बनाना। लेकिन इसमें हम क्या बना रहे हैं, ये अपने आप बनी हुई, हमें केवल संकेत लगाने हैं। और निष्पादन का अर्थ क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े दे दिए और उन लकड़ी के टुकड़ों के द्वारा हमें किसी चित्र का निर्माण करना है, तो लकड़ी के टुकड़े हमें खुद लगाने पड़ेंगे, उसको कहा जाता है निष्पादन परीक्षण। तो यहां मैं लिख देती हूं, ये वैसे तो माध्यम इसके दो हैं, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है निष्पादन परीक्षण, तो ये गलत हो जाएगा। निष्पादन परीक्षण क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूं। इस परीक्षण में व्यक्ति को किसी वस्तु का निर्माण स्वयं अपने हाथों द्वारा करना पड़ता है। देखिए इनमें भेद क्या रहा है
कि ये जो अशाब्दिक परीक्षण है इसमें केवल आकृतियां दी हुई हैं और हमें जहां प्रश्न चिन्ह है उस प्रश्न चिन्ह पर ये बताना होगा कि यहाँ क्या आएगा। तो इसमें हमारे हाथों का कोई भी सहयोग नहीं है। हमारे हाथों का सहयोग है क्या कि निष्पादन परीक्षण में कोई भी वस्तु दी, मान लीजिए हमें 3-4 प्रकार के रिबन दे दीजिए और रिबन के द्वारा हमें बताया गया कि एक विशेष प्रकार के फूल का निर्माण कीजिए, तो उन रिबनों के द्वारा जो हम पुष्प का निर्माण करेंगे, उन पुष्पों को जब पूरा तैयार किया जाएगा तो वो जो परीक्षण होगा वो होगा हमारा निष्पादन परीक्षण। जबकि अशाब्दिक परीक्षण क्या है? केवल संकेतों के माध्यम से आकृति निर्माण करना या उस आकृति को आगे क्रम में बढ़ाना। आप देखिए गाइस, ये जो अशाब्दिक परीक्षण है, ये अशाब्दिक परीक्षण हमारे कई टेस्टों में भी आता है, जिसको हम लोग शायद बोलते हैं स्थलाकृति निर्माण, आकृति निर्माण। इसमें जो है इस प्रकार के 4-5 डब्बे दे दिए होते हैं और उसमें ये तो सिंपल है, जैसे जैसे व्यक्ति इनको सॉल्व करता जाएगा, इन परीक्षणों को करता जाएगा, वैसे वैसे प्रश्नों की कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे प्रश्नों की कठिनाइयां बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे बुद्धि का जो मापन है वो भी तीव्र होता जाएगा कि ये जो बुद्धि का मापन है, इस बुद्धि के मापन के द्वारा जो व्यक्ति है वो कितना चतुर है, यानी उसकी जो बुद्धि है वो तीव्र है या कमजोर है। क्योंकि अगर पहले ही परीक्षण में वो फेल हो जाता है या नहीं कर पाता, इसका अर्थ है वो मंद बुद्धि है। और दूसरे, तीसरे, चौथे जैसे जैसे वो क्रम के अनुसार बढ़ता जाएगा, इसका अर्थ है कि जो छात्र है या व्यक्ति है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमान। तो गाइस, आज के लिए जो हमारा टॉपिक था बुद्धि परीक्षण के प्रकार, इसमें माध्यम की दृष्टि से हमने वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब आने वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत हम इसी का दूसरा भाग देखेंगे और माध्यम की दृष्टि से वर्गीकरण देखेंगे। और अंत में मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके प्लीज़ बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।